लास्ट क्लास में हमने पुष्प सज्जा के नियम पढ़े थे और पुष्प सज्जा का अर्थ, उसके नियम और उसमें ध्यान देने योग्य बातें कौन मतलब पुष्प हम जब एकत्रित करते हैं तब हमको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो सब हमने किया था। आज हम करेंगे पुष्प सज्जा के प्रकार। तो इसमें सबसे पहला है देशी व्यवस्था या समूह शैली। इसमें जैसे पहले पुष्प सज्जा की जाती थी तो हम कहीं भी जाते थे या किसी को भी हमको पुष्प भेंट करने होते थे तो वो गुलदस्ते के रूप में भेंट किए जाते थे। और ये जो गुलदस्ता बनाते हैं उसमें एक सेंटर पॉइंट होता है जिसमें सेंटर में एक फूल लगाया जाता है, फिर उसके चारों तरफ गोले गोले में पूरे में वो अरेंज कर दिए जाते हैं फूल। और इसमें एक ही कलर के फूल हैं तो एक ही कलर के सजा दिए जाते हैं गुलदस्ते में, और यदि अलग अलग रंग के हैं तो वो गोल घेरे में एक कलर लगाते जाते हैं। तो इस तरह से वो ये समूह शैली जो है वो उसमें पुष्प सज्जा की जाती है। और इसके बाद जब इसमें लास्ट में फिर बड़ी बड़ी पत्तियाँ लगा दी जाती है, हरी पत्तियाँ या फिर घास या इस तरह की जो जैसे विद्या की पत्तियाँ, ये सब लगा के और उसको खूब अच्छी तरह बांध दिया जाता है। तो इस तरह के गुलदस्ते आज भी मिलते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि गुलदस्ता बड़ा बनाना है, मतलब पारंपरागत शैली में गुलदस्ता बनाना है और बड़ा गुलदस्ता बनाना है, तो इसमें एक जाली का इस्तेमाल करते हैं और जाली में फिर उन फ्लावर्स को डाल दिया जाता है। परंतु ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमने जिन भी फूलों का उपयोग किया है गुलदस्ते में, उनकी टहनियाँ कम से कम इतनी लंबी तो होनी चाहिए कि अगर उस गुलदस्ते को पानी में डाला जाए तो सारी टहनियाँ उसमें डूब जाएं, सभी फूलों की टहनियाँ उसमें डूब जाएं, तो जिससे वो जो गुलदस्ता है वो फ्रेश रह सके। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए। तो जब बड़ा गुलदस्ता बनाते हैं तो एक जाली का उपयोग करते हैं, मोटी जाली का, और उसमें फिर फूल पिरोते जाते हैं। और इसमें जो है हम रंग संयोजना का भी ध्यान रखते हैं। जैसे गोल घेरे में एक कलर, फिर दूसरा कलर, तीसरा कलर, तो पहले लाइट कलर, फिर डार्क कलर, या फिर पहले डार्क कलर फिर लाइट कलर, तो इस तरह से हम रंग संयोजना करके और फिर उसके बाद गुलदस्ता बनाते हैं। और चारों तरफ उसके हरी पत्तियाँ लगा दी जाती हैं, जैसे जो छोटी पत्तियाँ होती हैं अशोक की पत्तियाँ या फिर विद्या की पत्तियाँ या फिर घास या फिर लंबी लंबी नुकीली पत्तियाँ, इस तरह से जो भी पत्तियाँ अवेलेबल होती हैं उससे गुलदस्ता बना दिया जाता है और उसको खूब अच्छी तरह से कस दिया जाता है जिससे वो गुथा हुआ रहे एकदम। उसके जो फूल हैं वो बिल्कुल उनमें गैप नहीं होता और वो एकदम गुथा हुआ गुलदस्ता होता है, जो बिल्कुल जब हम दें किसी को तो वो ऐसा नहीं हो कि वो बिखर जाए या फूल गिर जाए। तो इसलिए उसको खूब अच्छी तरह से काफ़ी मतलब मात्रा में उसको बांधा जाता है जिससे वो अच्छी तरह से बंध जाए और वो हिले नहीं, फूल इधर उधर हिले नहीं। तो इस तरह से परंपरागत शैली में जो हम गुलदस्ता बनाते हैं उसमें एक सारे फूलों को एकत्रित करके एक गुच्छा बना दिया जाता है और उस गुच्छे को कस दिया जाता है। तो इस तरह से ये परंपरागत जो शैली में हम गुलदस्ता बनाते हैं। और इसके अलावा जो अगर हम किसी फूलदान में उस गुलदस्ते को हमें रखना है तो कोई लंबे फूलदान में हम गुलदस्ता रखते हैं जिससे वो गुलदस्ता एकदम स्थिर रहता है, फैलता नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद है रेखीय डिज़ाइन में व्यवस्था। ये जो इस डिज़ाइन में जो हम व्यवस्था करते हैं, जो जिसमें हम कला के तत्वों का प्रयोग करते हैं और रेखा का प्रयोग किया जाता है, तो ये जो गुलदस्ता होता है ये बहुत आधुनिक पुष्प सज्जा है और इसमें ये रेखाओं का इस्तेमाल कर हम बहुत ही सुंदर पुष्प सज्जा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो पुष्प सज्जा करते हैं उसमें रेखाओं का इस्तेमाल करते हुए हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें कौन से आकार की या रेखा को कौन सा आकार देना है
किस आकार की पुष्प सज्जा हम करेंगे, जैसे अर्धचंद्राकार, त्रिकोणाकार, समानांतर, वी आकार की ये पुष्प सज्जा, एल आकार की पुष्प सज्जा, सी आकार की पुष्प सज्जा, वक्र में पुष्प सज्जा, एस आकार की पुष्प सज्जा, एफ आकार की पुष्प सज्जा, ई आकार की पुष्प सज्जा और जेड आकार की पुष्प सज्जा। तो ये जो आकार है, ये सबसे पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि इसका क्या डिज़ाइन होगा, उसके हिसाब से हम पुष्प सज्जा करते हैं। और ये जो रेखीय डिज़ाइन है, इसमें हम डेलिकेसी का बहुत ध्यान रखते हैं और जो लाइनें होती हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए। मतलब जो आकार हमने बनाया है वो आकार एकदम स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। वो आकार ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम स्पष्ट नहीं है, कहीं मिल गया है, कहीं मिश्रित शैली में हमने बना दिया है, या फिर हमने वो जो रेखा है उसको डिस्टर्ब कर दिया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो भी आकार हमने पुष्प सज्जा में दिया है वो स्पष्ट दिखना चाहिए। और इसमें हम जो नीचे जो फूलदान में जो पानी है उसको भी हम अलग अलग तरह से उसको आकर्षक बना सकते हैं, जैसे सीप का इस्तेमाल करके, शंख का इस्तेमाल करके, कंचे या मार्बल्स का इस्तेमाल करके। और इसके अलावा हम उसमें ये गोल गोल पत्थर डाल देते हैं, उसका इस्तेमाल करके हम उसको आकर्षक बना सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमने कुछ उपसाधन यूज़ किए हैं, उनको हमें कवर करना है, तो उनको कवर अप करने के लिए भी हम ये इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम पानी में छोटे छोटे अलग अलग आकार के जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, वो भी हम उसमें तैरा सकते हैं। तो इस तरह से हम पानी को भी, जो फूलदान का पानी है उसको भी हम अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये है रेखीय डिज़ाइन में पुष्प सज्जा। अब है लघु पुष्प व्यवस्था। जहाँ पर हमें कोई चीज़ कैरी करनी है, वहाँ पर लघु पुष्प सज्जा अच्छी रहती है। या फिर हमें कहीं पर किसी और चीज़ को दबाव देना है या एम्फेसिस देना है और वहाँ पर पुष्प सज्जा भी रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पर हम लघु पुष्प सज्जा कर देते हैं, जिससे कि वो जो कॉर्नर है वो आकर्षक लग सके। और लघु पुष्प सज्जा में हम ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास छोटे छोटे फूलदान हो, सुंदर फूलदान हो। हम कोई भी डेकोरेटिव कप में भी उसको लघु पुष्प सज्जा कर सकते हैं। कोई अगर सुंदर सी कोई कटोरी है, कोई एस्ट्रे है, या कोई छोटी सी सुंदर शीशी है, उन सब चीज़ों का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं फूलदान के रूप में। और एक अगर हमें फ्लैट लघु पुष्प सज्जा करनी है, फ्लैट उसमें, तो हम प्लेट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। कोई डीप प्लेट हो जिसमें ज़रा सा पानी आ जाए, तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं पुष्प फूलदान में पुष्प सज्जा के लिए। तो इस तरह से हम जैसे कई बार होता है हम ट्रे में कुछ चीज़ कैरी करके जा रहे हैं, वहाँ पर हमें लघु पुष्प सज्जा करनी है, तो ट्रे में भी हम छोटा सा पुष्प सज्जा कर सकते हैं। या हमें कोई छोटा सा कॉर्नर है, वहाँ पर हमें छोटी सी पुष्प सज्जा करनी है, तो वहाँ पर भी हम लघु पुष्प सज्जा करते हैं। तो ये लघु पुष्प सज्जा जो है वो एक तरह से एडिशन होता है, कलर्स का एडिशन होता है, एक आकर्षण का, जिससे वो जो एरिया है वो आकर्षक लगने लगता है। उसके बाद है मिली जुली मिश्रित पुष्प सज्जा। मिली जुली मिश्रित पुष्प सज्जा में हम रेखीय पुष्प सज्जा और सामूहिक पुष्प सज्जा इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या हम और भी जितने भी, जैसे रेखा के अलावा भी जो भी हम जिस भी शैली में हम पुष्प सज्जा कर रहे हैं, तो आधुनिक और परंपरागत दोनों को मिलाकर हम पुष्प सज्जा कर सकते हैं। और ये जो पुष्प सज्जा है, जितनी भी पुष्प सज्जा है, ये दो तरह की होती हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक में हम औपचारिक रूप से अनुपात देखते हैं, औपचारिक रूप से संतुलन देखते हैं,
औपचारिक रूप से ही रेखा का विभाजन देखते हैं, मतलब उसमें हमें दोनों तरफ एक ही जैसा रेशो होना चाहिए। मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमने किया है ठीक विपरीत उसी का राइट हैंड साइड पे हमें पुष्प सज्जा करनी चाहिए। और अनौपचारिक में हम असंतुलित वो असंतुलित रूप से भी उसमें संतुलन देते हैं। मतलब कि अनौपचारिक में हमने जो भी लेफ्ट साइड में किया है वो ज़रूरी नहीं है कि राइट साइड में वो ही किया जाए, मगर उसको बैलेंस करने के लिए हम कुछ इस तरह की पुष्प सज्जा करते हैं जो उसको बैलेंस कर देती है। जैसे कि अगर हमने राइट हैंड साइड में सामूहिक पुष्प सज्जा की है तो उसको लाइन से या रेखाओं से कर्व्ड या वक्र रूप से रेखीय पुष्प सज्जा देकर और हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो इस तरह से औपचारिक रूप से जो पुष्प सज्जा है वो तो हमें बहुत ज़्यादा उसमें सृजनात्मक होने की ज़रूरत नहीं है, मगर अनौपचारिक पुष्प सज्जा में हमें बहुत रचनात्मक होने की या सृजनात्मक होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम उसमें पूरा एक तरह से पूरा हमको डेडिकेट होके उसके लिए सोचना पड़ता है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड में ये किया है तो राइट हैंड साइड में इसको कैसे हम बैलेंस करेंगे। तो उसमें हमें अपनी सृजनात्मकता लगानी पड़ती है। तो इसलिए मिलीजुली जो शैली है उसमें हम सभी जो जितने भी आकार की पुष्प सज्जा हैं उनको कोई भी 2 या 3 को मिक्स करके हम उसको वो जो सज्जा है उसको बनाते हैं। अब नेक्स्ट है जापानी पुष्प सज्जा। ये ऐतिहासिक पुष्प सज्जा है और ये जापान में इकेबाना के नाम से जानी जाती है। और ये पुष्प सज्जा जापानीज़ की फेवरेट पुष्प सज्जा होती है जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। और इसमें 3 हाइट्स पुष्प सज्जा को दी जाती है जिसको कहते हैं शिन, सो और हाइकी। शिन का अर्थ है स्वर्ग, सो का अर्थ है मनुष्य और हाइकी का अर्थ है पृथ्वी। तो इस तरह से एक बहुत ऊंची हाइट का होता है, दूसरा जो है वो नॉर्मल हाइट का होता है और तीसरा जो है वो अर्थ को छूता हुआ या ज़मीन की तरफ झुकता हुआ होता है। तो इस तरह से 3 हाइट्स में हम एक पुष्प सज्जा करते हैं। और ये जो इकेबाना स्टाइल है इसको हम रंग संयोजन से करें, मतलब हम अगर रंगों को रंग योजना ध्यान में रखते हुए अगर पुष्प सज्जा करते हैं तो ये हाइट्स हमें बहुत क्लियर दिखती हैं और इन हाइट्स को हम बहुत अच्छे से डिपिक्ट कर सकते हैं उस पुष्प सज्जा में। तो इसलिए ये इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए पुष्प सज्जा में। एक तो रंग योजना और दूसरा हाइट्स, इनका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कम से कम जो पुष्प सज्जा की हाइट होती है वो कम से कम जो ये फ्लावर पॉट होता है उस पॉट की या तो चौड़ाई या तो लंबाई, अगर फ्लैट पॉट है तो उसकी चौड़ाई हम नापते हैं और अगर लंबा पॉट है तो हम उसकी हाइट नापते हैं। तो कम से कम उसमें 1.5 गुनी हाइट का उस पुष्प सज्जा होनी चाहिए। और इसमें जो जापानीज़ पुष्प सज्जा है तो इसमें भी हम अगर 1.5 गुनी हाइट ले रहे हैं तो 1.5 गुनी जो है वो शिन की हाइट होनी चाहिए और 1 गुनी सो की हाइट होनी चाहिए और फिर उसके बाद उससे भी मतलब 3/4 हाइट की जो है वो अर्थ वाली या जो जिसको हम जापानीज़ में कहते हैं हाइकी, तो वो उसकी हाइट होनी चाहिए। तो इस तरह से हम पुष्प सज्जा का जो बेसिक है वो बेसिक हमको पता होना चाहिए, जिससे कि हम जब भी हम पुष्प सज्जा करते हैं तो हम इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करें तो हम ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से हमारी पुष्प सज्जा हो सकती है। थैंक यू।